अधिशोषण का कारण, रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बताते हैं। अधिशोषक के अंदर कणों पर जो बल लगते हैं वो संतुलित होते हैं, लेकिन जो पृष्ठ पर जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं उन पर जो बल लगते हैं वो कैसे होते हैं? असंतुलित होते हैं। अब क्या होता है कि जो असंतुलित बल होते हैं ये क्या करते हैं? एक आकर्षण क्रिएट करते हैं कि जो आपके पास सतह पर परमाणु आ जाता है या अणु आ जाता है उसको खींचते हैं। उसको कहां खींचते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो असंतुलित आंतरिक आकर्षण बल होता है यही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात अधिशोषण का कारण क्या है? असंतुलित आंतरिक आकर्षण बल। संतुलित आकर्षण बल में क्या होगा कि ये जो परमाणु जो बल्क में है या अणु बल्क में है इस पर चारों दिशाओं में यानी जो सभी संभव दिशाएं होंगी उन सभी दिशाओं में बल लगेगा। ये बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब निरस्त कर देंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा बल्क में। तो असंतुलित आकर्षण बल ही जो आकर्षण का होता है वो किसका कारण होता है? अधिशोषण का कारण होता है। आज का जो दूसरा टॉपिक होगा वो है अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एक दिए हुए ताप एवं दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ती है। अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है। कमी आने से क्या होगा कि जो ऊष्मा वो निकल जाएगी बाहर। इसका मतलब क्या है कि अधिशोषण सदैव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जैसे कि आपको पहले ऊष्मागतिकी में कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, उसमें भी बताया गया कि डेल्टा एच कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अर्थात डेल्टा एच का मान कैसा होगा? इसके लिए नेगेटिव होगा। अधिशोषण के पश्चात क्या होगा? एंट्रोपी घट जाएगी। एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी घट जाएगी, इसका मतलब है डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अतः किसी प्रक्रम के स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस जो होता है उसके लिए गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। गिब्स ऊर्जा में कमी होने से क्या अभिप्राय होता है? गिब्स ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और परिवर्तन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात तीन टर्म्स यहां पर आपने देखे कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव, डेल्टा एस का मान नेगेटिव और डेल्टा जी का मान भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। किसके लिए? ये अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एंट्रोपी घटती है, गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। अब गिब्स ऊर्जा समीकरण होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन। टी क्या है? परमताप। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। अब डेल्टा एच का मान कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एच इसका मान कैसा है? नेगेटिव। अब आपके पास डेल्टा एस जो आपके पास ये कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एस भी आपके पास नेगेटिव है। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा? अब हमें ये वैल्यू नेगेटिव लानी है और ये होगी हमारे पास पॉजिटिव और ये वैल्यू है नेगेटिव। इसका मतलब है कि डेल्टा एच का मान जब ज्यादा ऋणात्मक होगा तभी तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेल्टा एच का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए जिससे कि डेल्टा जी का मान हमें कैसा मिल जाए? अधिक नेगेटिव मिल जाए। अतः स्वतः प्रवर्तित अधिशोषण प्रक्रम में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का संयोजन डेल्टा जी को कैसा बना देता है? ऋणात्मक बना देता है। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता है, जैसे जैसे अधिशोषण का मान बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा एच का मान क्या हो जाता है? कम ऋणात्मक होता जाता है और अंत में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। लास्ट में डेल्टा एच
किसके बराबर हो जाएगा? टी डेल्टा एस के। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कितना हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? डेल्टा जी भी कितना हो जाएगा? 0। अर्थात गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो गया तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्या स्थापित हो गया? साम्य, इक्विलिब्रियम स्टेट। यह प्रश्न पूछा जाता है कि साम्य अवस्था में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है? टू बी नोटेड, आपको नोट करना है कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होता है? शून्य होता है। क्लियर? अगला है आपका अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घटना ऐसी होती है जहां पर भौतिक बलों के द्वारा अधिशोष्य पदार्थ परत पर जम जाते हैं। कुछ घटना ऐसी होती है जहां केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हम सोने पर या चांदी पर पॉलिशिंग की क्रिया, या आपने देखा है कि लोहे के ऊपर पॉलिशिंग होना, निकिल की या क्रोमियम पॉलिश होना। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो धूल के कण हैं वो किसी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं या जंग लग जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के अधिशोषण के कारण होता है। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन। तो इस प्रकार भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोष्य के कण ठोस के पृष्ठ पर दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा बंध जाते हैं। यानी वीक वांडरवाल फोर्सेस के कारण क्या होता है? एक दूसरे से चिपक जाते हैं आपस में, और इसको क्या कहते हैं हम? भौतिक अधिशोषण, या इसको वांडरवाल अधिशोषण भी कहा जाता है। देखिए एक सतह है हमारे पास, इस सतह के ऊपर जैसे कोई अणु या परमाणु आते हैं तो यहां सतह के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। ये केवल इसके पास एक हल्का सा क्या होता है? एक वीक आकर्षण बल होता है, जिसे वांडरवाल हम आकर्षण बल कहते हैं। उसके कारण ये अणु इससे चिपक जाते हैं। इसको भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहली होती है अविशिष्ट प्रकृति। इसकी अविशिष्ट जो प्रकृति के कारण क्या होता है? ये नॉन स्पेसिफिक नेचर है इसकी। इसका मतलब है कि ये जो भौतिक अधिशोषण होता है इसकी अविशिष्ट प्रकृति होती है। दूसरा, अधिशोष्य की प्रकृति। जो पदार्थ जम रहा है, आपको कल बताया था कि अधिशोषक की सतह पर जो पदार्थ जम रहा है वो क्या है? अधिशोष्य। जो गैसें सरलता से द्रवित होती हैं वे शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और HCl। इस तरह की गैसें हैं जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं। तो इनके लिए क्या होता है? ये अधिशोषण प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। दूसरा, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है? रिवर्सिबल। मीन्स क्या है कि इसमें ठोस गैस रिवर्सिबल होता है, गैस ठोस के, और पर क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। चौथा है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का प्रभाव। ऊष्मा छेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण कम ताप पर आसानी से हो जाता है, और ताप बढ़ाने पर क्या होता है? विशोषण। विशोषण आपको बताया था, पृष्ठ से अणुओं को बाहर निकालना। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वो अणु सतह को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। उस घटना को क्या कहेंगे? विशोषण। और कम ताप पर क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक जिस पर अधिशोष्य जमा होता है उसको हम कहते हैं अधिशोषक। उसकी प्रकृति कैसी है? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि हम अधिशोषक को बारीक चूर्ण के रूप में ज्यादा प्रयुक्त करते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यंत कम होती है और इसकी वैल्यू लगभग 20 किलोजूल प्रति मोल से 40 किलोजूल प्रति मोल तक होती है। ये भौतिक अधिशोषण की कुछ विशेषताएं थी। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण या रसोपशोषण। इसको एक और नाम दिया जाता है रसोपशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन। जब अधिशोष्य गैस के अणु या परमाणु
अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों के द्वारा जुड़ जाते हैं तो इस प्रक्रम को रासायनिक अधिशोषण या रसोपशोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अधिशोषक सतह है इस पर अधिशोषक के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। केमिकल बॉन्ड कैसा हो सकता है? ये सहसंयोजी यानी कोवलेंट हो सकता है, आयोनिक हो सकता है, ये किसी प्रकार का भी बॉन्ड यहां फॉर्मेशन हो सकता है केमिकल एडजॉर्प्शन में। आपने देखा भौतिक एडजॉर्प्शन में नहीं बनता है, वहां पर दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रकृति सहसंयोजक भी हो सकती है या आयनिक भी हो सकती है। रासायनिक अधिशोषण के लक्षण क्या हैं? अभी आपको भौतिक के बताए थे। इनकी स्पेसिफिक नेचर होती है, विशिष्ट प्रकृति होती है। रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल। भौतिक अधिशोषण रिवर्सिबल था, ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन पूरी हो जाती है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भौतिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण में भी पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण की दर कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। अर्थात ये दोनों के लिए कॉमन है, पृष्ठ क्षेत्रफल भौतिक अधिशोषण में भी अधिक होना चाहिए और रासायनिक अधिशोषण में भी अधिक होना चाहिए। अगला है अधिशोषण की एंथैल्पी। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी थी 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल, जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी होती है वो होती है 80 से 240 किलोजूल प्रति मोल। इसकी उच्च होती है, भौतिक अधिशोषण की निम्न होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है और उसके बाद ये एबनॉर्मली रूप से घट जाता है। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य वे गैसें हैं जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं, रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। जबकि आपको अभी भौतिक अधिशोषण में बताया था कि जो द्रवित हो जाती हैं वो आसानी से भौतिक अधिशोषण करती हैं। इस प्रकार रासायनिक और भौतिक अधिशोषण दोनों की विशेषताएं आपको बताई गई हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स क्या है? एक ग्राफ बनाए हम, जो वॉल्यूम एडजॉर्ब है उसको हम वाई एक्स पर लें, दाब को हम एक्स अक्ष पर लें, एक ग्राफ खींचे अलग अलग टेम्परेचर पर। इस पर क्या है? T1 सबसे कम ताप, इससे ज्यादा ताप है हमारे पास T2, T3 और बढ़ गया, T4 और बढ़ जाएगा, T5 और बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो आप देखिए एडजॉर्प्शन की वैल्यू कैसी होती है, लगातार घट रही है। जब टेम्परेचर कम है आपके पास प्रेशर, अधिक प्रेशर पर देखिए इधर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इधर एडजॉर्ब वैल्यू कैसी है? इधर T1 पर सबसे ज्यादा है, T2 पर और कम हो गई, T3 पर और कम हो गई, T4 पर और कम हो गई, T5 पर। तो यही चीज है, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ एक परिवर्तन वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो जितने भी वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कैसे हैं? अधिशोषण आइसोथर्म हैं, यानी अधिशोषण समतापी हैं। फ्रेंडलिक समतापी वक्र, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे फ्रेंडलिक समतापी समीकरण और इससे प्राप्त वक्र को फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहते हैं। इसके अनुसार x/m बराबर k इंटू पी रेज टू दी पावर 1/n, जहां n का मान सदैव 1 से अधिक होता है। x क्या है? यहाँ पर x है अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा p दाब पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान। k और n क्या है? स्थिरांक हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये किसी निश्चित ताप पर अधिशोषक और गैस की प्रकृति पर निर्भर
करते हैं। अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर स्पष्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिशोषण का मान घट जाता है, अधिशोषण की वैल्यू घट जाती है। एक ग्राफ के द्वारा देखिए, हमने दाब को x अक्ष पर और x अपॉन m को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा अलग अलग टेम्परेचर पर। पहला T1 टेम्परेचर लिया, दूसरा T2 टेम्परेचर लिया, तीसरा T3 टेम्परेचर लिया। T1 टेम्परेचर से ज्यादा हुआ T2 टेम्परेचर और इससे भी ज्यादा है T3, यानी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। पहला टेम्परेचर T1 195 केल्विन, दूसरा लिया 244 और तीसरा 273 यानी 273 केल्विन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ, अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। अब उसी इक्वेशन के लिए हमने लॉग ले लिया, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। अब log x अपॉन m को y अक्ष पर और log p को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचे तो क्या होगा, हमने log p को x अक्ष पर लिया और log x अपॉन m को y अक्ष पर लिया तो ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। यदि सरल रेखा प्राप्त होती है तो फ्रेंडलिक समतापी वक्र प्रमाणित होता है। यदि सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है तो फ्रेंडलिक समतापी वक्र प्रमाणित नहीं होता। अब हम आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन के बारे में बताएंगे। पहला इसका अनुप्रयोग है गैस मास्क में। आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये जो फिगर है जनरली कोल माइंस जो होती है, कोयले की जो खान होती है, उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं वो इसी प्रकार का मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो युक्ति होती है इसमें सक्रिय चारकोल होता है जो, या फिर इसके अलावा कुछ और अधिशोषक होते हैं, उनका मिश्रण भर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये विषैली गैस जो होती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, इन सबको अधिशोषित कर लेते हैं। आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि जो चारकोल होता है वो गैसों को अधिशोषित कर लेता है। तो ये गैस मास्क है। अगला जो है इसका अनुप्रयोग वो है आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। कैसे? सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नमी को दूर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के एपरेटस आते हैं जहां में नमी दूर करनी होती है, तो वहां सिलिका जेल एक बारीक पाउडर के रूप में इस तरह का आपने देखा होगा कई बार कि जहां नमी होती है तो एक पैकेट में हम सिलिका जेल रख देते हैं और वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाना। एनिमल चारकोल जो होता है ये कलर्स को अधिशोषित कर लेता है और अशुद्धियां जो हैं, रंगीन अशुद्धियां, वो अधिशोषित हो जाती हैं और विलयन साफ हो जाता है। अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन के बारे में आप जानते हैं। इन गैसों का पृथक्करण नारियल के चारकोल के द्वारा किया जाता है। देखिए ये नारियल का चारकोल है। नारियल के चारकोल की एक विशेषता होती है, ये अक्रिय गैसों को अधिशोषित कर लेती है विभिन्न तापों पर और इसके द्वारा हम अक्रिय गैसों को सेपरेट कर सकते हैं। अगला है व्याधियों के उपचार में अनेक औषध कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। अधिशोषण के द्वारा हम बहुत सारी व्याधियों का उपचार करते हैं। एक और इसका उपयोग किया जाता है झाग प्लवन प्रक्रम में। झाग प्लवन प्रक्रम में क्या होता है, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल और कोई भी हमारे पास इस तरह का फोम बूस्टर इसमें हम मिला देते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट जिस तरह का होता है। ये क्या होता है कि ये निम्न श्रेणी के जो सल्फाइड हैं उनको सिलिका जेल और अन्य मृदा पदार्थों से पृथक कर सांद्रित करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो पाइन ऑयल है ये पानी में मिल जाता है और यहाँ पर झाग उत्पन्न करता है। तो पाइन ऑयल, चीड़ का तेल फोम बूस्टर का यहाँ कार्य करता है।